सीए फाउंडेशन के एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ 7 दिन बचे हैं और अब ओवर थिंकिंग नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुकी है। दिल में एक दर्द हो रहा है और दिमाग में डर लग रहा है कि भैया कैसे सीए फाउंडेशन क्लियर होगा। लेकिन इसके साथ हमको यह भी पता है कि अगर हम लोगों ने इन 7 दिन में अपनी पूरी मेहनत करी तो यहां पर जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि अब हम पढ़ाई नहीं करेंगे, अब हम लोग मार्क्स को प्लान आउट करेंगे। सो यहां पर मैं आज एक सीक्रेट स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं आपके लिए, जो कि आपको हर एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छे से मार्क्स स्कोर करवा देगी। लेकिन उसके पहले अब आपको आखिरी 7 दिन में अपने ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा कि आप अपना जी जान लगा दोगे यहां पर सीए फाउंडेशन को क्लियर करने के लिए। तो इसके लिए वीडियो को लाइक कर दो, अपना भरोसा दिखाओ और चलो भाई साहब चलते हैं अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर। अब जो आपको सबसे ज्यादा डर लग रहा है ना इस टाइम पर, वो लग रहा है लॉ के लिए, क्योंकि आपने लॉ के लिए बहुत ज्यादा मेहनत किया हुआ है और अब लग रहा है क्या हो पाएगा। लेकिन अगर आप प्रॉब्लम को समझ जाओ तो सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोग यहां पर कॉन्सेप्ट को यहां पर समझ तो जाते हैं, लेकिन हमसे आंसर अभी भी लिखते नहीं बन रहा है। आप यहां पर सेक्शंस को बहुत जल्दी भूल जाते हो और साथ ही साथ यहां पर कंफ्यूज हो जाते हो भैया कि यहां पर प्रोविजन कैसे चलते हैं। साथ ही साथ केस स्टडी का अलग ही टेंशन चल रहा है। तो इसके लिए भैया शॉर्टली हमको इस 7 दिनों में क्या करना है। सबसे पहली बात, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ आईसीआई मॉड्यूल पर फोकस करना है और उसके कीवर्ड्स पर फोकस करना है। अगर आप लोग ने कहीं पर अपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो सिर्फ उस पर फोकस करना है ताकि आपको मेन टॉपिक याद रहें। अब यहां पर एक बहुत ही सीक्रेट स्ट्रैटेजी है कि आपको अभी से अपने आंसर स्ट्रक्चर्स को यहां पर बना लेना है। अब भैया आंसर स्ट्रक्चर क्या होता है? तो देखो, जैसे कि आईसीआई का यहां पर एक सजेस्टेड आंसर है, तो आप सभी लोग जानते हो कि आईसीआई अपने हर आंसर को एक तरीके से शुरू करता है। जैसे कि सबसे पहले वो यहां पर सेक्शन का नाम देता है, उसके बाद फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लिखेगा, कौन सा है वो लिखेगा, उसके बाद फिर कुछ ऐसे कीवर्ड्स का यूज करेगा जो कि यहां पर आपके आंसर को बहुत अच्छा बनाता है। तो यहां पर आप लोगों को उन्हीं कीवर्ड्स के ऊपर यहां पर फोकस करना है। एक बार आपके कीवर्ड्स अच्छे बढ़िया हो गए ना तो आपको मजा आ जाएगा। इसके बाद फिर भाई साहब आपको यहां पर केस लॉस को यहां पर भैया रिवाइज करना पड़ेगा, नेम से कौन सा प्रिंसिपल लग रहा है, यानी कि वही कीवर्ड वाला काम यहां पर फिर से चल जाएगा। और आखिरी भैया केस स्टडी को तो आपको प्रैक्टिस करना है, जो कि आप लोग ऑलरेडी अपने एजुकेटर्स की मैराथन में कर चुके होंगे। तो जहां पर भी अगर आपको केस स्टडी वगैरह चाहिए, सारी चीजें चाहिए, तो हमने यहां पर भैया नोट्स लगा दी हैं डिस्क्रिप्शन पर, वहां से आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हो। यानी कि अब लॉ में क्या करना भाई साहब, आपको सिंपल सिंपल समझना है कि कोई भी अगर आंसर होता है तो उसमें कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। इस चीज को आपको बना करके रखना है। अब भैया आंसर लिखने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको यहां पर प्रोविजन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग जानते हो प्रोविजन पर नंबर मिलते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को फालतू की चीजें नहीं लिखना है। अपने आंसर में जितना फैक्ट्स डाल सकते हो दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर आप आईसीएआई को भी देखोगे तो उसने हर लाइन पर एक फैक्ट डाल करके रखा है और यहां पर कीवर्ड देखो कितनी प्यारे तरीके से यूज किया है, चाहे वो एजेंसी हो, चाहे वो इंटरेस्ट हो, इनसॉल्वेंसी हो, है ना। यहां पर अगर आप देखोगे टर्मिनेटेड, प्रिजुडाइस, यहां पर बहुत सारे कीवर्ड्स यूज करे हैं। अगर आपको ज्यादा कीवर्ड्स नहीं आते हैं तो जितना ज्यादा कर सकते हो उतना करना इंपॉर्टेंट है। लास्ट में कंक्लूजन लिखना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कंक्लूजन से ही आंसर खत्म करोगे, मस्त यहां पर नंबर मिल जाएंगे। सो यहां पर बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। जब आपके पास एक दिन बचेगा ना एग्जाम के पहले, यानी कि लॉ का एग्जाम जब होगा ना, वहां पर कोई हैवी केस स्टडी प्रैक्टिस नहीं करना है, हैवी रिवीजन नहीं करना है। वहां पर नॉर्मली अपने कीवर्ड्स को देखना है, अपने सेक्शंस को देखना है और प्रैक्टिस नॉर्मल करके जाना है, ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है। सो यहां पर ये 7 दिन में अगर तुमने लॉ में ये चीज कर लिया तो बहुत बढ़िया है। लेकिन भैया इतना सब करने के बाद भी अगर मेरे लॉ में नंबर अच्छे नहीं आए तो क्या होगा? इसका जो मैं सवाल का आंसर है ना तो मैं लास्ट में दूंगा और इसको कोई भी मिस नहीं करेगा। मेरी लास्ट टिप को मैं लास्ट में एक आंसर देने वाला हूं कि कैसे आप पूरे के पूरे सीए फाउंडेशन को पास कर सकते हो। अभी अपन लोग चलते हैं भाई साहब अपने अकाउंट्स के ऊपर। भैया अकाउंट्स में तो अलग ही दिक्कत हो रही है, यहां तो मेरे को मार्क्स ही नहीं मिल पाते हैं। ऊपर से सितंबर का जो पेपर था वो कितना डिफिकल्ट आया था, मैं कैसे करूंगा? रुक जा बेटा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो। तुम यहां पर सबसे पहली बात ना बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स करते हो। तुम यहां पर ना कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हो, तुम यहां पर ना फॉर्मेट ही बीच में भूल जाते हो, तुम एडजस्टमेंट को ही लिखना भूल जाते हो। तुमको एडजस्टमेंट बोलते भैया ऐसा आता है, तुम एडजस्टमेंट ही नहीं सही से लिखते हो, है ना। और टाइम का इशू हो जाता, भैया टाइम खत्म हो जाता है, मैं 5 के 5 क्वेश्चन नहीं कर पाता। अब भैया करना क्या है ऐसे में, मैं क्या करूं? देखो सबसे पहली बात ना,
अपने ना जितने भी फॉर्मेट्स हैं उसको, या तो अगर तुम्हारे पास कुछ नोट्स हो तो वहां पर फॉर्मेट होंगे, ठीक है, तुम्हारे एजुकेटर ने तुमको नोट्स दे होंगे, या फिर अगर तुम आईसीआई मटेरियल को भी देखते हो तो जितने भी नोट जहां पर भी फॉर्मेट्स लिखे हैं ना उस पेज को फोल्ड करके रख दो, ठीक है, जितने भी फॉर्मेट्स हैं, और उस फॉर्मेट को रोज रिवाइज करो। ठीक है, अगर तुम फॉर्मेट रिवाइज करोगे तो इससे फायदा होता है, क्योंकि कभी कभी हम भूल जाते हैं भाई साहब कि ये चीज कहां पर आती है, रिवाइज करने से याद रहेगा। ठीक है, उसके बाद फिर अगर तुम लोग यहां पर, अब देखो अकाउंट्स में तुम्हारे पास लास्ट 3 दिन ही बचेंगे, यानी कि तुम मेरे हिसाब से 15, 16 और 17 को तो भैया अकाउंट से रिवाइज कर रहे होगे, और उसके पहले तक तो तुम बाकी सब्जेक्ट करोगे। सो यहां पर जो 3 दिन है ना उसमें तुम्हें कोशिश करना है कि तुम 2 से 4 बजे भैया फुल लेंथ मॉक पेपर लगाओ। 2 से 4 बजे, 2 से 5 बजे तक अगर तुम फुल लेंथ मॉक पेपर लगाओगे 3 घंटे का, और 2.5 घंटे में क्वेश्चन करने का कोशिश करोगे ना, तो तुम्हारा टाइम पर पेपर कंप्लीट होगा, टाइम पर करने का आदत पड़ेगा। साथ ही साथ यार प्रेजेंटेशन और वर्किंग नोट पर बहुत नंबर होते हैं, बहुत ज्यादा नंबर होते हैं, आप लोग जानते हो। तो यहां पर मैं यही बोलूंगा कि अपने प्रेजेंटेशन को और वर्किंग नोट को प्यार से बनाना है। अभी तक तुम्हें शायद आदत नहीं होगी, तो तुम्हें यहां पर अच्छे से लाइन ड्रॉ करने की आदत सीखना है। ठीक है, क्लियरली लिखना है, फिगर्स को क्लियरली लिखना है, ऐसा नहीं कि क्या कर रहे हो, डेबिट क्रेडिट अच्छे से लिखना। तो ये प्रेजेंटेशन जो होता है इसके लिए तुम टॉपर की आंसर शीट देख सकते हो। हाई स्कोरिंग एरियाज बेटा तुम्हारे क्या हो जाएंगे, पार्टनरशिप हो जाएगा, कंपनीज अकाउंट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, डेप्रीसिएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर बेटा हाई स्कोरिंग एरियाज पर फोकस करना है। अब अगर तुम्हें पता है कि भैया पार्टनरशिप से एडमिशन पर आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं, एडमिशन पहले करो। फिर तुम्हें लगता है डिसोल्यूशन से क्वेश्चन आ सकता है, डिसोल्यूशन पहले कर लो। कंपनीज अकाउंट्स का एक क्वेश्चन आना ही आना है, इश्यू ऑफ शेयर्स गिर पड़ के आना ही आना है, री इशू आना ही आना है, तो तुमको यहां पर पता होना चाहिए। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ऐसे जो टॉपिक्स है ना जो कि बिल्कुल शॉर्ट हैं, वो तो तुम्हें करके जाना ही है, सबसे पहले उन्हीं को करो। ठीक है, उसके बाद फिर एग्जाम का हैक बेटा क्या है कि बहुत सारे बच्चे डरते हैं मुझसे, बोलते भैया मेरी बैलेंस शीट मैच नहीं होती, मेरा आंसर नहीं आता। कोई दिक्कत नहीं है, तुमको सही आंसर लाने पे फोकस करना ही नहीं है, तुमको अपने स्टेप्स को अच्छे से लिखना है, क्योंकि यहां पर फाइनल आंसर भले ही अगर गलत भी हो गया तब भी तुम स्टेप वाइज वर्किंग कर सकते हो। तुम यहां पर स्टेप वाइज जो तुम्हारा आंसर आएगा उसमें तुम्हें मजा आएगा भाई साहब, उस पर ही तुम्हें नंबर मिलने हैं। तो तुमको यहां पर कोशिश करना है कि जितने ज्यादा स्टेप सही करोगे उतना ज्यादा नंबर मिलेगा। हो गया, मतलब भैया बैलेंस शीट गलत भी कर दिया तो आधा नंबर कटेगा, लेकिन उसके पहले जो तुमने सही किया है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वहां तो नंबर मिलेगा ना। अगर तुमने 10 जनरल एंट्री में से 7 जनरल एंट्री सही करी, 3 गलत भी कर दी, तो 3 का नंबर कटेगा, 7 का नंबर मिलेगा। तो अपने स्टेप को सही रखना है, और वर्किंग नोट पर नंबर रहता है तो वर्किंग अच्छे से दिखाएंगे। लास्ट 24 आवर्स में सिर्फ फॉर्मेट रिवाइज करेंगे, एडजस्टमेंट लेस करेंगे, मॉक पेपर लगाएंगे, लेकिन नए फ्रेश न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे। पीवाईक्यूज और आईसीएआई के क्वेश्चन कर लो बेटा, मैं लास्ट टाइम पर यही बोलूंगा, सिर्फ इतना कर लो, अकाउंट्स में तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। ठीक है, आईसीआई के मेन क्वेश्चंस। अब आता है भैया मैथ्स। मैथ्स में तो भैया देखो यार इतना ज्यादा डर लगता है ना मुझे, एक मैथ्स हो गया और एक लॉ हो गया, अब सारे बच्चों को डर लगता है ना। कुछ बच्चों का मैथ्स अच्छा होता है, वो लोग खुश हैं। तो अब यहां पर बेटा आपको एक्यूरेसी पर फोकस करना, और वही तो भैया आ नहीं रही है, क्योंकि एक तो प्रॉब्लम क्या है, बहुत लेंदी होता है मैथ्स का पेपर। कभी कभी बच्चे मुझसे बोलते भैया इतना लेंदी आ गया, मैथ्स का पेपर छूट गया, सिली मिस्टेक हो गई भैया। सिली मिस्टेक का मतलब क्या भैया, कैलकुलेशन एरर कर दी, फॉर्मूला गलत लगा दिया, टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है, कभी कभी हम एमसीक्यू में गेस वर्क कर देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सारे के सारे बच्चों की। क्या करना है, सीधा सीधा सॉल्यूशन है भाई साहब, आईसीएआई के एमसीक्यूज कर लो। अगर इस टाइम पर तुमने कुछ नहीं किया है, तुम यहां पर आईसीएआई और पीवाईक्यूज पर फोकस करो। पीवाईक्यूज को एज अ मॉक पेपर दो, ठीक है, और आईसीआई को करो। फॉर्मूला को याद करना। अब फॉर्मूला कैसे याद करेंगे, बिल्कुल सिंपल ट्रिक है भाई साहब। फॉर्मूला अगर तुम्हारे पास एक फॉर्मूला शीट तो तुम्हारे पास होगी, नहीं है तो भैया डिस्क्रिप्शन पर कोमल मैम देती हैं हर बार, तो कोमल मैम से क्या करो भाई साहब, यहां पर फॉर्मूलाज तुम सारे के सारे ले लेना। ठीक है, ये तुमको डिस्क्रिप्शन पे जो नोट्स वाली लिंक है जिसको मैं हर बार रेफर कर रहा हूं, वहां से उठा सकते हो। स्किप कर दो क्वेश्चन टेकिंग मोर देन 90 सेकंड्स। अगर तुम्हें लग रहा है कि कोई क्वेश्चन बहुत टाइम ले रहा है, छोड़ दो, आगे बढ़ो। अगर तुमने फालतू में एक क्वेश्चन के कारण 3 क्वेश्चन का टाइम वहां पे लगा दिया, कोई मतलब नहीं है, पेपर छूट जाएगा। इसलिए जो भी बड़े क्वेश्चन है उसको नहीं करना है। तो फिर भैया पेपर को सॉल्व कैसे किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा नंबर मिले, देखो सबसे पहली बात है इजी और डायरेक्ट क्वेश्चन करो। तुम्हें पता है कुछ थ्योरी क्वेश्चन आने आने हैं, स्टैट्स के कुछ थ्योरी क्वेश्चंस हैं, एलआर के कुछ इजी क्वेश्चंस होते हैं नंबर सीरीज वाले, वो पहले कर लिया अपन ने। बेसिक मैथ्स में तुम्हारा जो फेवरेट टॉपिक है वो तुम पहले कर लो, समझ में आ रहा है। स्टैट्स में भी जो सीधा सीधा क्वेश्चन है भाई साहब वो कर लो। डायरेक्ट एमसीक्यू पहले किया,
ठीक है, फिर अपन ने देखा कि डायरेक्ट क्वेश्चंस अपने हो गए सारे के सारे। फिर अपन ने देखा अच्छा कौन सा ऐसा दिख रहा है, देखने से ही लग रहा है कि बेटा कैलकुलेशन बड़ी भयंकर होने वाली है। अगर कैलकुलेशन इसमें बहुत भयंकर लग रहे भाई साहब, तुम चले जाओ भैया उसके ऊपर। फिर अब रिस्की क्वेश्चंस आ गए, अब तुम्हारे पास टाइम भी नहीं है, तुम्हें बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, अब तुम्हें इसमें एक चॉइस करना है। तो लास्ट के लिए चॉइस छोड़ा करो। क्या लास्ट में अगर तुम्हें लगता बहुत रिस्की है, बहुत डिफिकल्ट लग रहा, मत करो। अगर तुम्हें लग रहा नहीं यार थोड़ा सा करूंगा हो जाएगा, कर लो। तो ये तुम्हारे लिए एक चॉइस बनाएगा। ऐसे तुम्हें कम से कम 15 क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में। समझ में आ रहा है? उन 15 क्वेश्चन के कारण अपने 85 क्वेश्चन को खराब मत करना। ये बात मैं तुम्हें अभी बोल रहा हूं, ये तुम्हें कोई नहीं बोलेगा। तो 85 क्वेश्चंस पर फोकस करो रेदर देन वो 15 क्वेश्चन जो कि बहुत डिफिकल्ट आए हैं। ठीक है, 85 बहुत अच्छा स्कोर होता है। ठीक है, 85 में से थोड़ा बहुत गड़बड़ भी किया ना बेटा, तो तुम्हारे 60-70 नंबर आराम से जाएंगे। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है। अब आता है भाई साहब एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि तुम्हारा एग्रीगेट डिसाइड करता है। सब जानते हैं कि अगली बार क्या होगा भाई साहब, मैं तुम्हें बता रहा हूं। पहले 3 पेपर में तुम्हारी जो भी गलतियां होंगी ना बेटा, वो आखिरी में इकोनॉमिक्स पर ही आएगा। यानी कि इकोनॉमिक्स को अगर तुमने इग्नोर किया आखिरी 7 दिनों में तो बहुत दिक्कत होगी। देखो इसके लिए मैं तुम्हें बताता हूं, बहुत ही ईजी चीज है। यहां पर प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है कि अपन लोग को थ्योरी व्योरी अपन ने रीड कर ली है, लेकिन तब भी अपन से एमसीक्यूज नहीं बनते हैं। सेकंड है भैया कि मैं कंफ्यूज हो जाता हूं कॉन्सेप्ट में। कॉन्सेप्ट मेरे से आता है, लेकिन जैसे ही आईसीआई का वो एमसीक्यू देखता हूं मेरे को कंफ्यूज हो जाता हूं कि लैंग्वेज क्या लिखी है, उसमें क्या है। ठीक है, गैस आंसर्स मेरा लॉजिक के हिसाब से हो जाता भैया कि मैं गैस आंसर दे देता हूं, है ना, ऐसे ही लगा दिया भैया, सीडी कर दिया, है ना। और यहां पर डोंट एनालाइज रॉन्ग एमसीक्यूज। तुम भैया रॉन्ग एमसीक्यूज को एनालाइज ही नहीं करते हो, तुम कहते हो भैया हो गया मेरे से तो ये नहीं बनता, एनालिसिस नहीं करते हो। देखो इसका सॉल्यूशन क्या है, सिंपल सी बात है। देखो बिल्कुल ज्यादा कोई बड़ी स्ट्रैटेजी नहीं है। तुमको यहां पर इकोनॉमिक्स को प्रैक्टिस बेस अब रखना है। तुमको जितना फोकस हो सके तुमको एमसीक्यू सॉल्विंग पर करना है। लेकिन भैया एमसीक्यू सॉल्व कौन से करना है, अगर मैं तुम्हें सिंपल भाषा में बोलूं, आईसीएआई और पीवाईक्यूज के एमसीक्यू करना है। अगर तुम एमटीपी और आरटीपी कर सकते हो तो तुम कर लो, लेकिन भैया इतना टाइम कहां पर है। इसलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज भैया तुम्हारे लिए एक बढ़िया सॉल्यूशन लाए हैं। तो 13 जनवरी को सुबह 10 बजे से मेरी एक फुल डे मैराथन होने वाली है, जिस पर मैं तुम्हें सारे एमसीक्यू सॉल्व कराने वाला हूं। चाहे वो आईसीएआई हो, पीवाईक्यू हो, एमटीपी आरटीपी हो, सबका एक मिक्स करा दूंगा। जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे उससे तुम्हारे कवर हो जाएंगे। और हाँ, यहां पर मैं रिवीजन भी कराऊंगा, यानी कि एमसीक्यूज भी कराऊंगा, रिवीजन भी कराऊंगा, ताकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट जो दिक्कत कर रहे हैं वो भी सही हो जाए, प्लस तुम्हारे जो भैया है यहां पर एमसीक्यूज हो जाएं। कितने एमसीक्यू कराऊंगा बेटा? 500 एमसीक्यूज करा दूंगा तुमको, 500 से ज्यादा एमसीक्यूज करेंगे अपन, जिससे तुम्हारी प्रैक्टिस एक नंबर हो जाए। तो यहां पर जो पहला वाला चीज है ना कि भैया मेरे से एमसीक्यू नहीं बन रहा, ये नहीं हो रहा, ये सब कुछ मैं उस दिन कवर करा दूंगा। तो 13 जनवरी को सुबह सब लोग आ जाएंगे। सेकंड भैया स्पेंड टाइम व्हाई ऑप्शंस आर रॉन्ग। थोड़ा बहुत देख लो कि भैया ऑप्शंस क्यों रॉन्ग है। अगर मैंने एमसीक्यू सॉल्व कराए तुमको और तुमको लग रहा भैया ये वाला एमसीक्यू गलत आ रहा, तो क्यों आ रहा है उसका एक वर्ड में लिख दो कि ये मैंने क्यों गलत किया। समझ रहा है? उससे कॉन्सेप्ट रिवाइज होता है। लास्टली अगर तुम एक मिस्टेक लिस्ट बना सकते हो तो तुमको पता है कि भैया अगर मैं नेशनल इनकम करता हूं तो वहां पर मेरे सबसे ज्यादा गलत होते, तो ये तुमको पता होना चाहिए आखिरी में, ताकि तुम एग्जाम में वो क्वेश्चंस को कम करो जिसपे तुम मिस्टेक ज्यादा करते हो। तो ऐसे में क्या करना भाई साहब, अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी क्या रखना है। एमसीक्यू अटेम्प्ट की स्ट्रैटेजी होगी कि अगर आप लोग डायरेक्ट डेफिनेशन वगैरह भैया पहले कर लो। अगर आपको नेम ऑफ इकोनॉमिस्ट दिख रहा है, इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट आते हैं, मनी मार्केट के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो जितने भी डायरेक्ट क्वेश्चन है पहले वो कर लो। जितने भी नॉर्मल क्वेश्चन तुम्हें लग रहा है पहले वो कर लो। उसके बाद फिर आते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड एमसीक्यूज, जैसे कि चैप्टर नंबर 2 से आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड एमसीक्यूज ज्यादा आते हैं, चैप्टर नंबर 4 से माइक्रो में थोड़े कॉन्सेप्ट बेस्ड एमसीक्यूज ज्यादा रहेंगे, मैक्रो में डायरेक्ट क्वेश्चन तुम्हें ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर अगर तुम्हें ऐसे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो तो ऐसे क्वेश्चंस को लास्ट में करो। जहां भी कंफ्यूजन लग रहा है उसको छोड़ दो, लास्ट में करो। और इसमें तुम एक मेथड यूज कर सकते हो जिसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। देखो एलिमिनेशन मेथड बोलता है भाई साहब कि आप सबसे पहले जो गलत ऑप्शन है उसको हटा दो। देखो एक गलत ऑप्शन आपको हमेशा पता है, नन ऑफ द अबव हमेशा गलत होता है। कभी भी ऐसा 0.1% चांस है कि आईसीआई कभी भी नन ऑफ द अबव को सही बोलेगा। तो ये वाला ऑप्शन तो हमेशा हट गया, अपने आप ही हट जाता है भाई साहब। उसके बाद फिर तुम्हें जो लग रहा है कि एक और ऑप्शन हट सकता है उसको भी हटा दो, ये वाला भी हटा दो। अपने आप तुम करेक्ट आंसर के पास पहुंचने की तुम्हारी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। तो एलिमिनेट करो रॉन्ग ऑप्शंस को। करेक्ट आंसर नहीं ढूंढना एग्जाम में, गलत ढूंढना है। गलत ऑप्शन कौन से हैं वो ढूंढोगे तो सही अपने आप मिल जाएगा। और यहां पर ये तुम्हारी चारों सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी होती है।
अब आते हैं अपने मेन सवाल के ऊपर कि भैया मुझे पास कैसे होना है सीए फाउंडेशन में, बस इतना बता दो। देखो, आप लोगों में से सबसे ज्यादा बच्चे मुझसे बोलते भैया मेरे को लॉ और मैथ्स में बहुत दिक्कत करता है, राइट। आप लोगों को मैं एक बहुत ही इजी चीज बताता हूं आपको। देखो यार, अगर आप लॉ और मैथ्स में बहुत ही खराब कर रहे हो, ठीक है, आपको पता है कि भैया मेरे को इतना नहीं बन रहा, रियल रहो, ऑनेस्ट रहो, आपको नहीं बन रहा है, क्या आप लॉ में सिर्फ 40 नंबर ला सकते हो? बोलो हाँ भैया, हाँ ला सकते। सिर्फ पासिंग मार्क्स लाने की बात कर रहा हूं मैं। अगर आप सिर्फ लॉ में 40 नंबर लेकर के जाते हो और मैथ्स में भी सिर्फ और सिर्फ 40 नंबर लेकर के आते हो, यानी कि आप 60 एमसीक्यू गलत, मतलब 60 एमसीक्यू अगर आपसे नहीं भी बने, सिर्फ 40 बने, तो आप नेगेटिव वेरिएबल हटा करके सिर्फ 40 नंबर ले आओ इन दोनों में, ठीक है। अब यहां पर जो अकाउंट्स है, ये अगर आपको कंपैरेटिवली इजी लगता है, आप यहां पर कितने ला सकते हो? 70 ला सकते हो, बिल्कुल ला सकते हैं। क्या भैया आप इको में 80 तक जा सकते हो? बिल्कुल जा सकते हैं। अगर आप इसको प्लस करोगे ना, आप यहां पर कहीं ना कहीं इतने से स्कोर में भी 230 मार्क्स पर पहुंच सकते हो। सोचो जरा, अगर आप एक राइट प्लानिंग करो, जरूरी नहीं है कि हर सब्जेक्ट में तुम्हें 90 90 90 90 लाना है। तुमको यहां पर अगर 2 सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं बन रहे हैं, अगर तुमसे अकाउंट्स अच्छे से नहीं बन रहा है, ठीक है, अकाउंट्स और मैथ्स नहीं बनता, इसमें 40 40 ले आओ। लेकिन फिर तुम्हें लॉ में ज्यादा लाना पड़ेगा। इको में तो तुम्हारे ज्यादा आ ही जाएंगे, ये मैं करवा दूंगा, इसकी तुम गारंटी ले लो मुझसे, ठीक है। बस मेरी प्री एग्जाम मैराथन करने के लिए आ जाना, एग्जाम से एक दिन पहले कराऊंगा, उससे ही पूरा पेपर आता है। बस मेरे को चिंता है तुम्हारी कि तुम इसमें से कौन सा सब्जेक्ट चूज करते हो, ठीक है। सो ये 3 सब्जेक्ट में से कोई 2 सब्जेक्ट अच्छा चूज कर लो, जहां पर तुम्हारा कम मार्क्स आ रहा, उसमें सिर्फ 40 40 लाओ, ठीक है। बाकी सब में अकाउंट्स और इको में अच्छे से कर लो। लेकिन अब अगर तुम 40 40 लाने का बोल रहे हो, तो अपने टारगेट्स थोड़े से हाई रखना। जैसे कि फॉर एग्जांपल इको में मैं 90 तक का अटेम्प्ट करके आऊंगा ताकि मुझे 80 तक मिल जाए। अगर मैथ्स है तो यहां पर मैं कम से कम 60 मार्क्स का स्कोर करके आऊंगा, तभी तो 40 मिलेगा, है ना, क्योंकि गलत भी तो करोगे। साथ ही साथ लॉ है तो लॉ में तो भाई साहब तुम्हें ज्यादा से ज्यादा ही अटेम्प्ट करना है। अकाउंट्स में भी तुम्हें ज्यादा से ज्यादा ही अटेम्प्ट करना है। यहां पर कोई भी छोड़ के मत आ जाना क्वेश्चन, वरना दिक्कत आएगा। इसमें अपन 100 मार्क्स का ही अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, लॉ में भी अपन 90 95 मार्क्स का अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। तो अटेम्प्ट तो ज्यादा रखना है, लेकिन सिर्फ एक टारगेट वाली बात यहां पर हो जाती है। तो भैया यहां पर अटेम्प्ट ज्यादा करेंगे, टारगेट कम रखेंगे। अब देखो यार, मुझे पता है कि इस टाइम पर तुमको बहुत ज्यादा डर लग रहा है, लेकिन यार देखो, डरने से कुछ नहीं होता है, ओवर थिंकिंग करने से कुछ नहीं होता है। सिर्फ तुम्हें एक चीज पर फोकस करना है कि इन आखिरी दिनों में मुझे अपना 100% देना है। और 1000% देने के लिए मुझे पता है कि यार मेरे को आईसीआई पर फोकस करना है, सिर्फ आईसीएआई पर मैं फोकस करूंगा और अपने ऊपर बिलीव रखूंगा। तो अगर तुम खुद पर बिलीव रखते हो तो एक बार लिख दो भैया, यस आई बिलीव माई सेल्फ, ठीक है, आई बिलीव माई सेल्फ। और मैं यहां पर बिलीव रखा हुआ हूं अपने ऊपर, और मैं आपको पास करके दिखाऊंगा। बिलीव रखना इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिलीव रखते हो तो अगर आपके जीतने के चांसेस 0.1% भी है ना, आप तब भी जीतोगे, क्योंकि भैया एक इंसान है जो आपके पास हमेशा है, वो है आपका भैया। हमेशा अपन साथ रहेंगे भाई साहब, एग्जाम के आखिरी तक मैं आपके साथ हूं, और यहां पर अपन मिलकर के पूरा सीए फाउंडेशन क्लियर करेंगे। तो बस लगे रहो, जुड़े रहो, क्योंकि यही वो टाइम है जो कि तुम्हें चेंज कर सकता है। यस, तुम्हारे रिजल्ट को बदल के रख देगा। अब यहां पर मैं बताना चाहता हूं, जितने भी मे अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स हैं भाई साहब, उनके लिए एक बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन है मेरे पास। यहां पर भाई साहब आप सभी लोग जानते हो कि डायरेक्टली आपको यहां पर बहुत सारे गिफ्ट्स मिलने वाले हैं अनअकैडमी की तरफ से, अगर आप एआईआर रैंक लेकर के आते हो। तो यहां पर भैया हम 10 लाख तक के रिवॉर्ड्स देते हैं, 10 लाख तक के रिवॉर्ड्स यहां पर आपको मिलते हैं। साथ ही साथ हमारे जो 2 बैचेज हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं मे वाले बच्चों के लिए। तो जो मे वाले बच्चे हैं, सितंबर अटेम्प्ट वाले बच्चे हैं, उनको यहां पर डायरेक्टली संकल्प और योद्धा बैच मिलने वाले हैं। सारे एजुकेटर बहुत मस्त हैं। और साथ ही साथ यहां पर जो है भाई साहब, आपको डायरेक्टली 60% ऑफ मिल रहा है सारे सीए सब्सक्रिप्शंस पर, अगर आप एडीएस का कोड यूज करते हो। तो बस यार जल्दी से फायदा उठाओ, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड ऑफर यहां पर हो जाता है। इसी के साथ यार मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, शुक्रिया, जय हिंद एंड बाय बाय। क्योंकि यार यही टाइम है जहां पर तुम खेल खत्म कर सकते हो, और क्योंकि एडीएस के साथ ही सीए आसान है। थैंक यू सो मच।